छत्तीसगढ़ में प्रथम कलचुरी शासक कौन थे? कलिंगराज थे। उसके बाद कौन हुए? कमलराज। फिर रत्नदेव प्रथम ने किसी एक मंदिर का निर्माण कराया है, प्रसिद्ध मंदिर, कौन सा? महामाया मंदिर। उसके बाद कौन हुए? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव ने क्या किया है? पृथ्वीदेव प्रथम का पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर है ना का निर्माण कराया था। उसके बाद कौन हुए? जाजल देव प्रथम, ये प्रतापी शासक थे। यहीं से त्रिपुरी का जो अधीनता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ था। वैसे ही लगातार 10 से 15 शासक लगातार हुए। उसके बाद अंधकार युग आया, फिर 4-5 शासक और हुए। कलचुरी रतनपुर में बहुत लंबे समय तक शासन कर रहे थे। उसी समय फिर से एक घटना हुआ। घटनाक्रम तो पहले का है कि हमने देखा है रतनपुर का जो इतिहास रहा किस प्रकार से रहा था कि 1741 का सन था, जिसमें हमने घटना देखा कि मराठा का शासक क्या था? भास्कर पंत नाम का एक सेनापति था। उन्होंने क्या किया? जो कलचुरी शासक थे राजनाथ सिंह, है ना, याद आ रहा होगा, राजनाथ सिंह के समय में जो वृद्ध हो चुके थे उसी समय में अटैक किया और अपना मराठा शासन यहाँ पे रतनपुर में स्थापित किया। वो वहां से लेकर के कमलराज से लेकर के ये कैसे हो गया, कहाँ तक? मोहन सिंह तक। कमलराज से मोहन सिंह, ये रतनपुर का इतिहास चला। वैसे ही 14वीं शताब्दी के आसपास एक और शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। एक समय था जब रतनपुर और रायपुर को, जिस प्रकार से त्रिपुरी, यहां से त्रिपुरी से रतनपुर और रतनपुर के बाद रतनपुर और रायपुर दो शाखाओं में बढ़ गया था। कौन से समय का था ये? 14वीं शताब्दी में। ये ऐसा समय था जब रतनपुर के शासकों ने कहा कि आप जाइए और कहां पर? सिरपुर का एक क्षेत्र था खल्लारी, आज भी सुने होंगे, खल्लारी क्षेत्र में जाइए और वहां पर क्या कीजिए? शासन व्यवस्था संभालिए। तो खल्लारी क्षेत्र में जैसे शासन व्यवस्था संभाला जा रहा था, तो जो शासक यहाँ पे आया हुआ था खल्लारी क्षेत्र में, खल्लारी क्षेत्र में आने के बाद यहाँ के राजा, रतनपुर के कुछ राजा खल्लारी में ही रह गए। जिस प्रकार से त्रिपुरी के राजा रतनपुर में रह करके शासन व्यवस्था शुरू कर दिया, वैसे ही रतनपुर से आकर के खल्लारी में। माना जाता है कि दो क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बट गया था और दो शाखाओं में बट गया था। पहली शाखा मानी जाती है रतनपुर शाखा और दूसरी शाखा मानी जाती है रायपुर की शाखा। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन सी शाखा के बारे में? रायपुर शाखा के बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है, रायपुर शाखा में क्या महत्वपूर्ण चीज है? अभी पहली बात तो रतनपुर से रायपुर आते ही रायपुर डायरेक्ट नहीं आया गया था। कहां पहुंचा गया था? खल्लारी में। खल्लारी में एक आपको प्रमाण मिलेगा। कैसे हो गया इसका कलर? खल्लारी में एक मंदिर है, कौन सा? खल्लारी माता का मंदिर। खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर, वहां से प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ पर जो रतनपुर से शासक यहाँ आते गए यहीं से अपना शाखा बांटा गया है। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय में 18 गढ़ों का नामकरण पढ़ा। उस 18 गढ़ में छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ रायपुर के और 18 गढ़ रतनपुर के थे। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा है, उसको लेकर के कलचोरियों ने एक कहानी बताई थी कि हमारे यहाँ पे जो शासन होता था वो 18 गढ़ों में होता था। तो यहां से आप लोगों का काम है ध्यान से समझना इसको। खल्लारी में कौन सा मंदिर?
दो चार महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर है, उसको बनाने का श्रेय जाता है किसको? देवपाल नाम के एक मोची ने इसको क्या कराया था? निर्माण कराया था। उस समय ये जो छुआछूत जैसी व्यवस्थाएं कलचुरियों में बहुत कम देखने को मिल रहा था। तो देवपाल नाम का मोची ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देवपाल नाम के मोची ने क्या कराया है? खल्लारी माता के मंदिर का निर्माण कराया है। रायपुर के शाखा में राजधानी को भी ट्रांसफर किया गया। खल्लारी में शिफ्ट होने के बाद इन लोगों ने क्या किया? खल्लारी से रायपुर अपना एरिया शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो रायपुर में शिफ्ट जैसे ही होते हैं खल्लारी से, उसके बाद लगातार 15 से 20 शासक यहाँ पे शासन करते हैं, जिसमें से प्रमुख नाम है लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव। सबके नाम में देव लगा हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी देव, सिंघन देव, रामचंद्र देव, बलदेव, ये सबसे प्रमुख शासक थे जो क्या किया इस समय? शासन किया था। रामचंद्र देव के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जैसे ही इन्होंने खल्लारी से क्या किया? अपनी राजधानी बदली, तो अपने पुत्र के नाम पर शहर बसाया, और शहर का नाम क्या रखा? रायपुर। क्योंकि उसका नाम क्या था? ब्रह्मदेव राय। पूरा नाम था ब्रह्मदेव राय। इसी कारण से जो राय लिखा गया है, राय से क्या बना है? रायपुर। रायपुर को बसाया गया, शहर बनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे शासन व्यवस्था पूरा शिफ्ट हो गया। रतनपुर वाले अपना अलग राजपाट संभाल रहे थे, रायपुर वाले अपना अलग राजपाट संभाल रहे थे। शासन चल रहा था, लेकिन आप लोगों को देखा कि 1741 के आसपास क्या हुआ था? रतनपुर में मराठाओं का आक्रमण हुआ। जब मराठा का आक्रमण हुआ तो रायपुर क्षेत्र भी मराठाओं ने क्या किया? कब्जा करने का प्रयास किया। इसी दौरान ये भी है कि 1750 में रघु जी जो भोसले थे सेकंड, रघु जी सेकंड, ये भी नाम अभी नया लग रहा है और ये भी आपके ध्यान में आना चाहिए। बाद में जब हम मराठा पढ़ेंगे, मराठा में रघु जी सेकंड का नाम आएगा। तो राजपाट चल ही रहा था। तो रायपुर के अंतिम शासक थे अमर सिंह। अमर सिंह को ही क्या कहा जाता है? रायपुर क्षेत्र के अंतिम शासक माने जाते हैं। इसको दो भाग में से समझे। जिस समय अमर सिंह शासन कर रहे थे, उसी समय रतनपुर में कौन अभी अपनी नाम लिखा था? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह इधर और अमर सिंह इधर, ये कौन से वाले हैं? रतनपुर और ये रायपुर। दोनों को अलग अलग समय में पराजित किया गया और मराठाओं ने पूरे छत्तीसगढ़ में कब्जा कर लिया था। कलचुरी शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। बहुत सारे घटनाक्रम कैसे हुए? कुछ मामलों में आधा सौंपा गया, कुछ बार सौंप करके 2-4 गांव दे दिया गया था। 2-4 गांव देने के बाद एक अमर सिंह का जो पुत्र था, वो मराठाओं के अधीन कुछ सालों तक शासन संभाला और फाइनली सब खत्म हो गया। रघुनाथ और अमर सिंह क्या है? ये फुल प्लेस शासक हैं। इसी के समय में आक्रमण हुआ और इन्हीं के दोनों के जो पुत्र हैं, रघुनाथ सिंह के सौतेले पुत्र और अमर सिंह का पुत्र, जिसका नाम था शिवनाथ, क्या किया इन्होंने? शासन संभाला कुछ समय तक, फिर लास्ट समाप्त हो गया। इसलिए दो नाम इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसमें है मोहन सिंह। क्यों दो नाम याद रखना है? क्योंकि ये पूछा जाता है कि अंतिम कलचुरी शासक रतनपुर शाखा रघुनाथ सिंह, मराठाओं के अधीन अंतिम शासक मोहन सिंह। रतनपुर के बाद रायपुर में भी वही प्रश्न आता है कि रायपुर में अंतिम रायपुर शाखा के कलचुरी राजा कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद जब उनका देहांत हो जाता है तो किसने संभाला था? शिवराज, शिवनाथ लिख दिया हूं, शिवराज सिंह, नाथ नहीं, शिवराज सिंह। ये सब ने शासन संभाला और लास्ट में पूरा का पूरा शाखा खत्म हो गया। अब जो शाखाओं के बारे में प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ के मैप में शासन व्यवस्था देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर क्या है?
रतनपुर। यहां से एक नदी गई है, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के ऊपर कौन सी शाखा है? रतनपुर। शिवनाथ के नीचे कौन सी शाखा मिलेगा आपको? रायपुर शाखा। यहां पर कितने गढ़ थे? 18। यहां पर कितने गढ़ थे? 18। दोनों गढ़ मिलाकर कितने गढ़ हो गए? 36 गढ़। लगातार परीक्षा में पहले कितने गढ़ थे ये आता था, अब 18 गढ़ों के नाम याद करने पड़ेंगे, जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे क्या है जानकारी। कलचुरी शासन समाप्त हो गया, राजा महाराजाओं का समय बीत गया, लेकिन अब परीक्षा में अधिकतर क्या पूछा जाता है? राजा महाराजाओं के बारे में, कब जन्म हुआ, उसके पिता कौन है, माता कौन है, ये प्रश्न नहीं बनते। कोई भी ऐसा राज व्यवस्था जब चल रहा होता है तो हर शासन व्यवस्था वाले क्या करते हैं? पहला काम कि अपने राजपाट में हर शासक या हर वंश एक सिस्टमेटिक ढंग से राजपाट चलाता है। उनकी सामाजिक स्थिति अलग होती है, उस समय की राजनीतिक स्थिति अलग होती है। राजा महाराजाओं में एक अलग से अधिकारी का एक सेटअप रहता है, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है। तो वैसे ही कलचुरी जब हमारे यहाँ पे लगभग 600 से 700 साल शासन किया, तो उसमें बहुत सारे घटनाक्रम हुए। उन घटनाक्रमों को एक लिखित रूप से, साहित्यिक रूप से सहेजने का प्रयास कौन किया? बहुत सारे साहित्यकारों ने किया। उन्होंने अपने साहित्य में कई राजाओं के बारे में उल्लेख किया, कुछ लोगों ने उनके जीवन शैली के बारे में उल्लेख किया, कुछ लोगों ने शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया। वैसे ही सबसे प्रसिद्ध थे उस समय कलचुरी राजा के बारे में बताने वाले बाबू रेवाराम। और ये जो पुस्तकों के नाम हैं, इससे आप नहीं बच सकते, इसको याद करना ही पड़ेगा, रट लेना है जैसे भी हो। तो बाबू रेवाराम जो है कहाँ के थे? रतनपुर के थे। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है तवारिख ए है वंशी राजा। और जैसे ही ये है वंशी लिखा जाता है, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? है वंशी किस राजा को, किस वंश को कहा जाता था? कलचुरी वंश को। उन्होंने फिर रामायण दीपिका सार लिखा है, रतनपुर का इतिहास लिखा है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या है? विक्रम विलास, राम अश्वमेघ, नर्मदा कंटक, दोहावली, रत्न परीक्षा, लोकवाक्य, ये 3-4 पुस्तकें अभी तक ज्यादा नहीं पूछी गई है। विक्रम विलास, तवाइफ, रतनपुर का इतिहास और रामायण दीपिका सार, ये ऐसा है रामायण दीपिका सार, ये पुस्तक लगातार पूछी जाती है। वैसे ही शिवदत्त शास्त्री, इनको गौराहा की उपाधि प्राप्त थी, शिवदत्त शास्त्री गौराहा। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान, रतनपुर आख्यान भी लगातार पूछा जाता था। गोपाल मिश्र का जो प्रसिद्ध पुस्तक, ध्यान रखेंगे, गोपाल मिश्र का प्रसिद्ध पुस्तक है खूब तमाशा। खूब तमाशा किस राजा पे लिखा गया था? खूब तमाशा राज सिंह, राजा राज सिंह, जय सिंह, इन पर लिखी गई पुस्तक थी। सुदामा चरित, जैमिनी अश्वघोष, इसका पूरा नाम है जैमिनी, रामायण प्रताप, चिंतामणि, अश्वमेघ। जो रामायण प्रताप की पुस्तक है, उसको जब ये लिख रहे थे, कौन? गोपाल मिश्र, उसी समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और रामायण प्रताप क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। इस अधूरे पुस्तक को पूरा करने का कार्य कौन करता है? उसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? माखन मिश्र। उस समय जब कलचुरी का समय था, उस समय बहुत सारे साहित्यिक कारों को या साहित्य का बहुत प्रशय लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर गोपाल मिश्र का एक पुस्तक है जिसमें, जिसका नाम है भक्त चिंतामणि। भक्त चिंतामणि का भी आप उल्लेख देखेंगे तो भागवत पुराण के जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद पर आधारित एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो जाए
नीचे कुछ जानकारी लिखी हुई है, उसको देखें। पूरा नया नया जानकारी होगा। अब ये फैक्ट है, इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, है ना, तो आप ध्यान से समझते जाइए। एक खल्लारी अभिलेख का लेखक दामोदर मिश्र है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा और ये बात ही नहीं है ना। नारायण कवि ने संस्कृत में क्या लिखा है, राम अभ्युदय की रचना की है। बहुत सारे फैक्ट जानकारी हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ये आपको थोड़ा समझना है कि उस समय पर धर्म को लेकर कलचुरी लोगों ने क्या व्यवस्था रखी थी। धर्म को लेकर कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे ऐसे मंदिर का निर्माण आप लोगों ने देखा, और मंदिर में कौन से मंदिर का निर्माण ज्यादा हो रहा था, शिव मंदिर का। तो शिव मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कलचुरी वाले किस धर्म को मानने वाले रहे होंगे, शैव धर्म को मानने वाले थे। और जब पूछा जाता है कि देखिए, हर संप्रदाय का या हर व्यक्ति का एक क्या होता है, कुल देवी देवता होते हैं। इनकी कुल देवी देवता का क्या नाम था, गज लक्ष्मी। ऐसा नहीं है कि केवल शैव धर्म को मानते थे, उस समय पे वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों को इन्होंने क्या किया, शरण दिया, संरक्षण दिया। ये तो हम लोग पहले ही देखे थे, जब अपने कोई भी ताम्रपत्र में कोई लेख लिखा जाता था तो उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा जाता था ताम्रपत्र में। मुद्रा पर भी ओम नमः शिवाय लिखा जाता था, कलचुरियों की मुद्रा में भी ओम नमः शिवाय लिखा जाता था। तो यहां से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक बार पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है जहां पर रावण का जो है प्रतिमा है और उसको यज्ञ करते दिखाया गया है। ठीक है, तो रतनपुर जो किला है उसमें रावण का यज्ञ का क्या है, एक चित्रण दिखाया गया है। जांजगीर चांपा में एक विष्णु मंदिर है जिसमें विष्णु के कितने अवतार, 24 अवतारों को दिखाया गया है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल और केवल ये शैव धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों को ये क्या करते थे, बराबर महत्व देते थे। कुछ स्थान है जहां पर मूर्ति प्राप्त हुई है विष्णु की, तो वैष्णव धर्म से भी ये जुड़े हुए थे, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, आप लोगों ने बताया कितने गढ़ हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है क्योंकि पहले क्या था, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ था। और छत्तीस गढ़ों को किस रूप में विभाजित किया गया था, कौन से नदी के आधार पर, शिवनाथ नदी के आधार पर। 18 गढ़ कौन से शाखा में, रतनपुर शाखा, 18 गढ़ रायपुर शाखा। तो इसको देखें कि कौन कौन से जगह पर अभी वर्तमान में किस जिले पे कौन से शाखा में ये मौजूद है। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गढ़ों के नाम आपको याद रखना है, 18 गढ़ कौन से शाखा में, रतनपुर, और 18 गढ़ रायपुर शाखा। रतनपुर में अभी वर्तमान में बिलासपुर जिले में रतनपुर है, विजयपुर है, ओखरगढ़ है और केंदागढ़ है। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य नाम एक बार में याद नहीं होंगे, कुछ ऐसे स्थान हैं। उधर जगत में आज तो उधर है नहीं कोई। कोरबा में, कोरबा आप लोगों ने देखा कोसगई या छुरा या छुरी, छुरा कहाँ है, छुरा तो गरियाबंद में, ये छुरी है, छुरी कोसगई। लाफागढ़ देखे, मातिन उपरोड़ा। जांजगीर चांपा में चांपा जिसका पुराना नाम क्या था, मदनपुर। खरौद, कोटगढ़, सोंठी। बलौदा बाजार में सेमरिया, इधर आपके आसपास का सेमरिया नहीं है, है ना, ये किस में आता है, कौन से शाखा में, रतनपुर। बेमेतरा का दो क्षेत्र है, मारो और नवागढ़। दो ऐसे हैं जो अनूपपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं अभी, करकट्टी और कंडरी। गौरेला पेंड्रा में पंडरा भाठा। कितने ऐसे स्थान हैं जिसका नाम आज आप लोग जानते हो, बहुत नए नए स्थान हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो व्यापम है और सीधा सीधा ये पूछ देता है कि कौन सा रतनपुर वाला है, कौन सा रायपुर वाला है। तो आप लोगों को 18
एक काम किया जा सकता है कि आप लोगों को केवल रायपुर का 18गढ़ याद कर लीजिए, है ना। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो इस 18 का है, 36 को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर के कुछ जगह है जो आप लोग के इलाके का है, उससे आप परिचित होंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। कहाँ कहाँ को जानते हैं? सिमगा सुने होंगे, है ना। सिमगा, लवन, ये हमारे यहाँ पे इधर शिवनाथ के नीचे का हिस्सा है। बेमेतरा में सारथागढ़ और सिरसा, दुर्ग का पाटन और दुर्ग, ये इनके क्या हैं? 18 गढ़ों के नाम थे। बालोद में एकलवाड़ या अकलवाड़ा। वैसे ही रायपुर में खुद रायपुर, फिर अमोरा। अमोरा गांव सुने हैं कभी? गढ़ नहीं सुने होंगे। गरियाबंद में सिंहेश्वर सुने हैं। राजिम भी सुने होंगे, राजिम लोचन मंदिर वाला। महासमुंद में खल्लारी, सिरपुर, सुवरमाल, मोहंदी और धमतरी में टेंगनागढ़। ये सब ऐसे स्थान हैं जहां पर आप लोगों को 18 गढ़ों के नाम इधर याद रखने हैं, 18 गढ़ों के नाम उधर याद रखने हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण। राजनांदगांव में सिंगारपुर, जो 18 गढ़ों में शामिल था। और एक अज्ञात जिला है जो अभी सिंघनगढ़ कहलाता है। संभवतः इसको रायगढ़ का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन रायगढ़ का क्षेत्र इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि रायगढ़ तो रतनपुर शाखा में आता, ऊपर है, तो इस कारण से इसको अज्ञात जिलों में रख लिया गया है। चलिए, अब जितने भी राजपाट पढ़े हो, कौन से राजा ने क्या क्या बनाया है, उसको एक बार लाइन टू लाइन देखिए। रत्नदेव प्रथम रतनपुर में क्या बनाया? महामाया। बस बोलते जाइए और समझते जाइए। रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ में क्या बनाया है? महिषासुर मर्दनी मंदिर। उसके बाद आए रत्नदेव द्वितीय, जिन्होंने रतनपुर में क्या बनाया? एक वीरा मंदिर। ये उस समय शामिल नहीं था। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम आए, उन्होंने अपने शासनकाल में तुम्बाड़ में क्या बनाया? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। रतनपुर में बहुत सारे तालाब खुदवाए, समुद्र के समान तालाब लिखा हुआ था ना कल। पृथ्वीदेव सेकेंड आए, उन्होंने रतनपुर में क्या बनाया? गज किला बनाया। रतनपुर में ही खड़ग तालाब बनाया। जाजल्य देव ने क्या बनाया? जांजगीर चांपा शहर बसाया था और वहां पर एक विष्णु मंदिर बनाया था। जाजल्य देव सेकंड ने शिवरी नारायण में क्या बनाया है? चंद्रचूर्ण मंदिर बनाया है। ये भी आप लोगों को लगातार पढ़ने से याद ज्यादा करने का प्रयास मत कीजिएगा, रोज इसको पढ़िएगा तो ध्यान में बैठते जाएगा। वैसे ही बहारेंद्र शाह ने चैतुरगढ़ में क्या बनाया है? चैतुरगढ़ का किला बनाया। कोसगई में कोसगई मंदिर। तखत सिंह ने तखतपुर शहर बसाया, उसके साथ साथ शिव मंदिर बनाया। राज सिंह ने क्या बनाया है? बादल महल। यही बोल रहे थे कि उस दिन किसमें पूछा गया था? सीएटी में यही वाला आया था, राज सिंह। ब्रह्मदेव साय ने क्या बनाया है? विष्णु मंदिर। यहाँ पर अभी जैसे हमने सबसे पहले क्लास शुरू किया गया तो खल्लारी में कौन सा मंदिर? खल्लारी माता का जो मंदिर है उसको लेकर दो प्रश्न आते हैं। पहला तो ये है, खल्लारी माता मंदिर में विष्णु मंदिर स्थापित है, उसको बनाया कौन है ये पूछा जाता है। तो देवपाल नाम का एक मोची था, उनके द्वारा निर्माण किया गया है। और प्रश्न ये भी आता है, खल्लारी माता मंदिर किसके शासनकाल में बना है? दो प्रश्न बनते हैं। तो ब्रह्मदेव साय। वैसे ही रायपुर में एक दैत सिंह नाम के राजा हुए, उन्होंने क्या किया है? उसके शासनकाल में एक मंदिर बना, मठ सुने होंगे रायपुर का, आज भी प्रसिद्ध है। कौन सा मठ? दूधाधारी मठ, जिसको निर्माण कराने का श्रेय किसको जाता है? बलभद्र दास को। लेकिन राजा पूछा जाएगा तो जैत सिंह, राजा जैत सिंह। चलिए, ये हो गया। अब इसको देखिए, कलचुरियों की शासन व्यवस्था। जब कलचुरी राजपाट संभाल रहे थे तो पूरे राज्य में ये इनका अधिकार क्षेत्र हो चुका था और राज्य में शासन करते हुए
एक रतनपुर हो गया और एक शाखा क्या हो गया, रायपुर हो गया। रायपुर। शासन व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने का श्रेय किसको जाता है, इन्हीं को जाता है। जब भी कलचुरी की शासन व्यवस्था पूछी जाएगी तो ये विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था इनकी मानी जाती है। विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, ये एक सीधा सीधा प्रश्न है कि कलचुरी की शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसी थी, विकेंद्रीकृत थी। क्या होता था पहले, एक तो सबसे पहले सबसे प्रमुख कौन होगा, राजा होगा। राजा सब जगह जा सकता है क्या शासन करने के लिए, सभी जगह वो नहीं जा सकता, वो अपना क्या रखेगा, पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था रखेगी। राजा होंगे, महाराजा होंगे, फिर उसके बाद अलग अलग विभाग में आज देखते हैं कि आप लोग देखते हो कि हर विभाग में अलग अलग मंत्री होते हैं और हर मंत्री अपने अपने विभाग की जानकारी रखता है, दूसरे विभाग से उनको मतलब नहीं होता है। अभी जो विभाग में बांटा जाता है उसका पद सोपान समझते हैं आप लोग। जैसे छत्तीसगढ़ शासन में अगर आपको कुछ काम कराना होगा, है ना, तो आप संबंधित विभाग में जाते हैं। पटवारी कौन से विभाग का है, आप बताओ। पटवारी जो पद होता है वो कौन से विभाग में भर्ती निकलता है तो पटवारी का पद मिलता है, आप बताओ। अभी फिर लाइन बुलाऊं, हर पद का नाम पूछूंगा, बताइए। हाँ, पटवारी कौन से विभाग का है, पुलिस। पुलिस कौन से विभाग का है, मैं एक दिन और पूछा था मैंने। हाँ, जो पटवारी होता है वो होता है कौन से विभाग का, राजस्व विभाग का। कौन सा विभाग, ये राजस्व क्या है, राजस्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिवेन्यू। क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, नो, टैक्स अलग है, रिवेन्यू अलग है। तो ये जो राजस्व विभाग का जो कनेक्शन है किससे है, कलेक्टर सभी विभाग का क्या होता है, हेड होता है। और उसके बाद सबके विभाग अलग अलग बटे होते हैं और उसके सबसे प्रमुख होते हैं। धीरे धीरे ये पद सोपानी की व्यवस्था क्या होता है, नीचे उतरते जाता है ना। अगर हम लोग बात करें नीचे में सबसे छोटे कर्मचारी के रूप में राजस्व विभाग में कौन है, पटवारी। उसके ऊपर जाएं तो रिवेन्यू इंस्पेक्टर, सुने होंगे, RI। फिर होते हैं NT मतलब नायब तहसीलदार, फिर हो जाएंगे तहसीलदार, फिर हो जाएंगे SDM, फिर आता है DM अर्थात कलेक्टर, है ना। तो ये ऐसे पद, कोई व्यक्ति पटवारी बनता है तो कई साल बाद वो क्या बनेगा, RI। उसके बाद क्या बनेगा, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर वो SDM बनता है। या फिर उसके बाद ये SDM कोई ऐसा पद नहीं है, ये अलग अलग डिप्टी कलेक्टर या फिर कोई IS भी SDM का पद संभाल सकता है। वैसे ही कलचुरियों ने भी अपने पूरे शासन व्यवस्था को एक सिस्टमेटिक ढंग से बांट के रखा था और राजपाट चलाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था दी थी। पहले तो इकाई में बांट दिया था गांव, किसमें बांट दिया गया था, गांव में। गांव का जो एरिया होगा, कितने लोग रह सकते हैं गांव में, 500, 1000, 2000 लोग गांव में रहते हैं। इस गांव के लोगों के टैक्स को वसूल करने के लिए एक व्यक्ति था, टैक्स लेगा, गांव की समस्या को सुलझाएगा। समस्या कुछ भी हो सकती है, आपसी झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, जमीन विवाद हो सकता है, गांव में बैठकें होती है ना। तो इन सब को देख रेख के लिए कलचुरियों का जो सबसे प्रमुख जो राजा है, उन्होंने गांव स्तर पे एक पद लाया, एक पद लाया। उसका, उस पद का नाम था क्या, गौटिया। कौन सा पद, गौटिया, सुने होंगे गौटिया, गांव की गौटिया। कलचुरियों के द्वारा लाया गया पद था ये, जो आज तक चलता रहा भारत के आजाद होते तक, है ना। गौटिया का आज भी गौटिया के पद हैं। तो गांव का प्रमुख क्या कहलाएगा, गौटिया।
अब गांव के टैक्स को लेकर के गौटिया इकट्ठा करता था, समस्या सुलझाता था और टैक्स को लेकर के सीधा राजा के पास जमा कर सकता था। वैसे ही 12 गांवों को लेकर के 12 गांव के देख रेख करने वाले को गांव के स्तर पे गांव कहा गया। अब इस 12 गांव को देखने के लिए एक फिर से क्या बनाया गया, एक समूह बनाया गया। 12 गांव का समूह कहलाया बारहो। क्या कहलाया? बारहो। ठीक है, जैसे गांव है और ये क्या है, विकास खंड मान लो, है ना। तो 12 को देख रेख करने के लिए एक पद लाया जिसको कहा जाता है दाऊ। दाऊ होते थे, आज भी पद है, दाऊ दाऊ बोला जाता है ना। उनके पूर्वज ये पद को संभालते रहे होंगे। जो गौठिया कहलाते हैं, गांव का जो सियान, वो सियानी करता रहा होगा, उनके पूर्वज। तो उसके बाद 12 गांव को मिलकर के क्या बनते हैं? 12। देख रेख करने वाला क्या कहलाएगा? दाऊ। फिर ऐसे ही 7 12 मिलकर बनता था गढ़। क्या बनता था? गढ़। इसको देखने वाला कहलाता था दीवान। क्या कहलाता था? दीवान। जो 18 गढ़ यहाँ, 18 गढ़ यहाँ है, 36 गढ़ हैं। इन 36 गढ़ों को देख रेख करने वाला क्या कहलाता था? दीवान। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग ध्यान रखें। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एक गढ़ में कितने गांव होते थे? 84। ठीक है, 12 सत्ते 84 गांव। तो ये ध्यान रखेंगे, एक दीवान के अंदर में 84 गौटिया लोग क्या करते थे? कार्य करते थे। सभी को हर व्यवस्था मिली थी गौटिया को, घोड़ा से लेकर के राजा महाराजाओं का जो उनको क्या मिलता है, सुविधाएं मिलता है। ये गौटिया को बहुत सारी सुविधाएं उसमें दी जाती थी, टैक्स लेकर के ये ऊपर देते जाते थे। तो जब कोई एक कहना चाहिए अधिकार, कार्य करने का अधिकार हर स्तर पे लोगों को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का क्या बोला जाता है? विकेंद्रीकरण। जब कोई निर्णय, अब ये गांव का निर्णय गौटिया कर लेता है तो दीवान का काम हल्का हो जाता है। कई बार गांव का केस है और वो सीधा दीवान के पास जाएगा, तो उनके पास तो 84 गांव है। 84 गांव में एक गांव के एक किसान की समस्या को लेकर के वैसे कई लोग चले जाएंगे तो परेशानी होगी। इस कारण से इसको क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। याद हो जाएगा ये। दीवान, दाऊ और गौटिया, गढ़, 12 गांव। वैसे ही शासन चलाने के लिए डिपार्टमेंट, अभी मैं बोल रहा था डिपार्टमेंट में बांटा गया था, और कौन कौन से डिपार्टमेंट को और कौन कौन से डिपार्टमेंट को संभालने वाले लोगों का पद क्या क्या था, इसको भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग का जो प्रमुख कहलाता था वो क्या कहलाता था? महा, ये इसका सही उच्चारण है महाप्रमात्र। टाइपिंग के कारण से प्रमात्र है। इसका काम क्या था? ये पैसे को, राजस्व कितना आ रहा है, कितने क्षेत्र से पैसा जमा हो रहा है, ये सब की देखरेख ये करता था। क्या नाम है? महाप्रमात्र। राजस्व विभाग का प्रमुख, ध्यान रखेंगे। उसके बाद न्याय विभाग, आज भी देखेंगे हमारे यहाँ न्याय करने वाले अलग ही है ना। न्याय करने वाला कौन है हमारे यहाँ? न्यायालय, न्यायाधीश। वैसे ही कोई भी ऐसा घटना या केस आता था, उसको सुलझाने के लिए न्याय सिस्टम व्यवस्थित करके रख दिया गया था। वैसे अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? दंडिक। दंड देने वाला, जिससे हम लोगों को समझ में आ रहा है। दंडिक क्या करता है? न्याय को देखता था। वैसे ही धर्म को लेकर के बहुत सारे धार्मिक व्यवस्थाएं वहां पे मौजूद थी। तो कितना कितना मंदिर निर्माण में क्या खर्च हो सकता है, किस मंदिर में कौन महाराज पूजा पाठ करेगा, इस सब के लिए एक विभाग बांट दिया गया था। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी ये विभाग आज भी मौजूद है ना। है, कौन है? धार्मिक विभाग के मंत्री कौन है?
मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। धर्म, धर्मस्व, पर्यटन सब एक साथ शामिल है उसमें। कौन है, हैं? कौन है पर्यटन मंत्री? कौन है राजस्व मंत्री? कौन है, हैं? टंकराम वर्मा। लेकिन धार्मिक मामले नहीं पता। आप लोगों का होमवर्क है कि अभी कितने मंत्री हो सकते हैं हमारे यहाँ? 13-14 मंत्री हैं। कौन कौन से मंत्री को, मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, पता है ना सबको, विष्णुदेव शायद। और शिक्षा मंत्री, अभी अभी तो इससे पहले शिक्षा मंत्री नहीं बने थे ना, गैप था। कौन बन गए थे? ब्रिजमोहन अग्रवाल के बाद गैप हो गया था ना, नहीं बनाए थे किसी को। तो अभी गजेंद्र यादव है, वही तो वैकेंसी निकालेंगे आप लोग का शिक्षक भर्ती का। भिलाई के है ना। राजस्व मंत्री तो हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, सभी मंत्री का आप लोग नाम याद रखेंगे। ये हमेशा पूछा जाता था जब नया मंत्रिमंडल या कैबिनेट बनता है ना, तो वो पूछा जाता है। चलिए, पुलिस विभाग को क्या कहा जाता था? उस समय भी पुलिस था। पुलिस का मतलब यह है कि उनका कार्य क्या था, आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था, शून्य व्यवस्था, कोई अपराध ना हो, है ना, जीरो टॉलरेंस। उसके बाद यहाँ पे जो दंडिक है और दंडपाशिक, दोनों में कंफ्यूजन होता है हमेशा, है ना। दंडपाशिक का मतलब क्या होता है? पुलिस विभाग का प्रमुख, एसपी होते हैं ना अभी। एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक। बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये ज्ञान से ज्यादा आपको व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ समय बाद काम नहीं आएगा, लेकिन आप डिपार्टमेंट को या फिर हमारे पूरे सिस्टम के नाम या सिस्टम व्यवस्था को नहीं समझेंगे तो गड़बड़ है। एक जो ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट कहने का मतलब है एक वयस्क कहा जाता है। कितने वर्ष के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है? 18 वर्ष के, है ना, वयस्क है ना। एक वयस्क होने या एक वयस्क व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो पूरे सिस्टम को समझे, कौन क्या होता है, क्या नहीं, कहाँ विभाग क्या है, ये सबको जानने वाला होना चाहिए। क्योंकि ये इस उम्र का व्यक्ति क्या हो सकता है, यही उम्र के व्यक्ति ही देश में मतदान का अधिकार है ना। जब किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिल गया है तो वो मतदान कैसे कर रहा है? विवेक से ही तो कर रहा होगा। तो एक 18 साल का व्यक्ति जो क्या पास हो चुका होगा, 12th पास हो चुका होगा, उसको क्या माना जाता है? जागरूक। वो हर विभाग के, हर नेता मंत्री के बारे में जानना चाहिए। नेता मंत्री के मतलब पद कैसा होता है, क्या संसदीय व्यवस्था है, क्या विधानसभा की व्यवस्था है, सरपंच या पंचायत के क्या काम होते हैं, ये सब जानना है। लेकिन हम क्या होते हैं, जा करके बटन दबा करके या फिर वोट दे करके आ जाते हैं, नहीं पता है कुछ। ये आप लोगों को नहीं पता ना, बाकी कई स्थान ऐसे हैं जो ये 18 साल के व्यक्ति लोग तो नेपाल में क्या कर दिए हैं, है ना। नेपाल में अभी 18, 20, 25 साल के लोग शासन संभालने के लिए आ गए हैं। देखिए, पुलिस विभाग में दो दो पद होते थे। प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिक। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस होते थे जो आरक्षक कहलाएंगे, सीधे बात। उन लोग क्या पकड़ेंगे? चोर को पकड़ने वाले होते थे। उसको क्या कहते थे? चोर द्वारनिक या फिर दुष्ट साधक। विदेश विभाग को कौन संभालता था? ये आईएमपी है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर विदेश विभाग का मतलब ये होता था कि अलग अलग जो राष्ट्र थे, राष्ट्र का मतलब है कि हमारे यहाँ पे कलचुरी है तो बाहर में कोई और शासन थे, उनके बीच जो कुछ नीतियां थी वो चलती थी, उनको लेकर के क्या हम लोग ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सबके लिए प्रमुख विदेश विभाग होता था। वो क्या करता था? इसकी देखरेख करता था। इस प्रकार से पदों के नाम याद रखें। बहुत सारी बातें हैं कलचुरियों में, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख जो बात है उसको ध्यान रखें। जो ये जो 4 लाइन की बातें हैं,
इसके बारे में भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। संधि वाला हो गया महासंधि विग्रहिक विदेश मंत्री या परराष्ट्र के मंत्री हो गए। महाधर्म धनिक पुरोहित 8 मंत्री अमात्य मंडल कहलाते थे। अमात्य मतलब मंत्री। सबसे प्रमुख मंत्री क्या कहलाता था, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलेंगे। राजा सबसे प्रमुख होता था, राजा के बाद होते थे क्या, मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें ये पद को लोप किया गया है। हमारे देश में सबसे सर्वोच्च जो राजनीतिक व्यक्ति कौन है, नेता में प्रधानमंत्री माना जाता है। तो प्रधानमंत्री मंत्री ही है, उसका स्थान यहाँ नहीं है आज भी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ पर उनको स्थान मिल गया तो गड़बड़। कहने का मतलब है इनके ऊपर भी कोई है, और हमारे यहाँ राजा के नाम को हटा करके क्या कर दिया गया है, जन। ठीक है, पहले क्या होता था, राजा के अंदर क्या होते थे, मंत्री। अब राजा के बदले जनता के नीचे क्या होंगे, मंत्री होंगे। जब जब चाहे तब किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है। चलिए, ये था बेसिक जानकारी। अब जो क्लास होगा कौन से वार, सोमवार। सोमवार से लगभग कितने दिन, 15 दिन। पहला जो चैप्टर होगा सीडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल विकास। सेकेंड में गणित के कुछ टॉपिक हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांस। एडवांस गणित का मतलब है कि आप लोगों को ये त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, ये एक बार कम से कम रिपीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ठीक होगा, है ना। त्रिभुज, घन, घनाभ और क्या क्या है, त्रिकोणमिति नहीं है ना अभी पुराने सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जुड़ सकता है तो उसको देखेंगे। लेकिन जो सिलेबस में है इसका बेनिफिट कैसे होगा, जो अभी आप लोगों का सी टेट के एग्जाम है उसमें भी काम आ सकता है मैथ्स वालों को, और ये आप लोगों का हो सकता है विस्तृत होगा। ये इस कारण से इसको ध्यान से समझेंगे। विस्तृत का मतलब और रिपीट ये नहीं होगा, फिर शिक्षक भर्ती तक ये फाइनल होगा, ये सीधी बात। ये सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो सोमवार से बाल विकास को बड़े रूप में, और टेस्ट भी होगा। टेस्ट आप लोग अभी अभी थोड़ा सा संख्या बढ़ रहा है, तो टेस्ट भी देना है आप लोगों को। टेस्ट कब देंगे बता दीजिए अब। बाल विकास के बाद। ठीक है, 6 दिन तो अभी हुआ है, गेप हुआ तो उससे पहले का टेस्ट बचा है। मैं डालता हूँ बना करके, तो आप लोग घर में देते नहीं होंगे, यहाँ बैठ करके हार्ड कॉपी में देना पड़ेगा, ठीक, पेन पेपर में। इसमें बदलाव हो सकता है गणित के बाद, या फिर आप लोगों को लगे कि दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप लोगों के हिसाब से साइंस भी किया जा सकता है। लेकिन कम से कम 8 दिन तो, 8-10 दिन तो गणित अभी पढ़ लीजिए, फिर आप साइंस पढ़ें। तो अभी थोड़ा सा कल का टॉपिक आगे बता दीजिए, कल का टॉपिक पढ़े हो। कल का टॉपिक क्या था, लाभ हानि था क्या। लाभ हानि, चलिए अब प्रश्न की वैरायटी बदलते जाते हैं, टॉपिक चेंज होते जाएगा। क्वेश्चन लिखें, कुछ क्वेश्चन थे। प्रश्न है, किसी वस्तु को रुपए 320 में
बेचने पर, बेचना मतलब सेल करना। बताइए, सब्जेक्ट बदलना है क्या? ज्यादा हो गया। बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को हम अगर कितने में बेच दें, एक दुकानदार है ना, दुकानदार वाली ही बात है, एक दुकानदार है, वो सामान खरीदा कहीं से और उसको बेच दिया कितने में, 320 रुपए में सेल कर दिया। जब वो ऐसा किया तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया उसको, 20% का। लेकिन यहीं पर एक कंडीशन आता है, यदि यदि ना लिखकर लिखेंगे उसे कितने में बेचा जाए, कि 25% का लाभ हो। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब एक दुकानदार क्या किया, सामान लेकर आया, है ना। अब लाया तो था लेकिन उसको बेच दिया कितने रुपए में, 320 रुपए में बेच दिया। ये व्यवहारिक बताइए, व्यवहारिक समझिएगा ना। आप दुकानदार हो और सामान लेके आए हो, कितने में लाए हो अभी आपके पास माइंड पे है, लेकिन उसको जब बेचे हो तो फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। 20% की हानि हो गई। जब 20% की हानि हुई तो अगर वो सोचता है, अगर मैं इसको, है ना, 320 में ना बेच करके, 320 में तो लॉस हो गया, कितने रुपए में बेचूं, वो प्रश्न वही है कि कितने में उसको बेच दूं कि मुझे 25% लाभ हो जाए। मान लो अगर वो, हाँ, दो चीजें करनी है यहां पर। पहली बात तो उसका रेट क्या है भाई, एक्चुअल में कितने में खरीदा था उसको पता करना पड़ेगा ना। खरीदना मतलब क्रय किया, वो दुकान वाला कहीं से लाया होगा तो कितने में खरीद के लाया था, जो 320 में बेच दिया तो लॉस हो गया, और उसको कितने में बेचेगा, तो एक आधार रेट ही तो नहीं है उसके पास। तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि दिया क्या क्या है। देखिए पहले तो देखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 320 में बेचा, तो इसको क्या हो चुका है, हानि। और हानि भी कितने में है, परसेंटेज में है, 20%। इन दोनों आंकड़ों से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या, क्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य कितना, हाँ, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, कल हम लोग देखा है, क्रय मूल्य बराबर होता है जो विक्रय मूल्य है गुना, या बटे में देखेंगे हानि हुआ है तो 100 माइनस 20 गुना 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हो गया 320 और ये हो गया 80 गुना 100। ये कट जाएगा 8 के टेबल में, 80 एकम 80 और 80 चौक 320, कितने बार में कटा, 4 बार में, 4 दहम 400। ये 400 क्या निकल गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब यहीं से आप लोगों को, कल हमने यही दोनों चीज निकालना सीखा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन प्रश्न ये हो गया, अब यहां से फिर समझिए, अब रिवर्स आता हूं मैं। एक सामान था जिसको 400 में लेके आया था, ठीक है, प्रश्न इधर देख लीजिए, लिखेंगे बाद में। 400 रुपए में लेके वो आया था दुकानदार, और जब लाया तो बेच दिया कितने में, 320 रुपए में, मतलब लॉस हुआ, उसको हानि हो गया। तो परसेंट प्रश्न में दिया था, 20% की हानि हुई। इन दोनों के माध्यम से हमने वो 400 रुपए निकाल लिया। अब इस 400 रुपए के सामान को वो कितना में बेचे कि उसको 25% का फायदा हो। ठीक है, तो इसके लिए कल परसेंट वाला नियम पढ़े थे, सीधा 400 का कितना परसेंट निकाल दो, 25%। यहाँ पे लिखेंगे 400 का 25% कितना होगा, 25% और जोड़ना पड़ेगा 400 में, तब तो उसको फायदा होगा। ये दोनों शून्य कट गए, 25 चौक 100 रुपए। तो 400 रुपए का सामान था और 100 रुपए उसको क्या हुआ है,
लाभ हुआ है। ठीक है, तो 500 रुपए में विक्रय करेगा या बेचेगा। ठीक है, 500 रुपए के विक्रय से कितना होगा, 25% इसको लाभ होगा। ये व्यवहारिक है, ट्रिक भी है इसके, कई सारे ट्रिक हैं, ट्रिक या फार्मूला बोल सकते हैं। फार्मूले में क्या करना पड़ेगा, जितना लाभ हुआ है और जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से 320 में मान रख के उत्तर लाया जाता है। लिख दूं क्या उसको भी, फिर डबल डबल होता है एक एक सवाल का। यहाँ पे 100 को जोड़ना पड़ेगा तभी होगा। आप लोग 400 का 10%, इसमें लिखना पड़ेगा क्या, 25% लाभ के लिए कहीं लिख देते हैं। पच्चीस परसेंट लाभ के लिए ऐसे निकालना पड़ेगा, 400 का 25% लाभ कमाना है। लिख देता हूं भाई, आप लोग कभी भी उपयोग कर सकते हो। जब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा और ये विक्रय मूल्य तो दिया है ना, तो दोनों लाइन को देखेंगे और ये 2% दिया गया है, एक 20% और एक पहला परसेंट कौन सा है, 20 वाला, सेकेंड परसेंट 25। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 320 जो गुणा है बटे करके 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंट, इससे डायरेक्ट उत्तर आता है। प्रश्न में पहला परसेंट कौन है, 20, तो 320 तो इसका विक्रय मूल्य है, पहला परसेंट 20 यहाँ रहेगा, तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। दूसरा परसेंट कितना है, 25, 25 तो लाभ दिखाता है, यहाँ ध्यान रखेंगे हानि लिखा है और लाभ लिखा है, हानि होगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, यहाँ हो जाएगा 125। ठीक है, ये कितने बार में कट गया, 80 चौक 320 है ना, 125 चौक 500, ये सीधा सीधा बनेगा। लेकिन ध्यान रखें, पहला परसेंट दूसरा परसेंट, किसमें लाभ लिखा है तो प्लस करेंगे, हानि लिखा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, या फिर एक व्यवहारिक ढंग से बनाना है तो ऐसा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसको हो गया क्या, ट्रिक वाला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 570 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% हानि होती है। उसे 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। कोशिश करें, दोनों विधि से बना सकते हो। एक पहले क्या करो, एक ट्रिक वाला बगल में छोटा सा बना लो, ट्रिक का जो तरीका है, अब उसको आंसर ला लेंगे। ऑप्शन दे देता हूं,
आ गया 600 कितना ही बना 630। चलिए जल्दी देखें, बहुत सारे प्रश्न हैं आज। मैं किस विधि से बना देता हूँ, शॉर्ट बना देता हूँ, लंबी विधि से आप लोग बना लेंगे। क्या था पहले तो देखिए, विक्रय मूल्य है बेचने पर, मतलब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस है। अगर वो 570 रुपए में बेचता है तो पहले स्थिति में हम लोग क्या है, पहला परसेंटेज 5% हानि, तो ये हो जाएगा 95। हानि हो रही तो 100 में 5 कम करके 95। उसको लाभ कमाना है तो कितना होना चाहिए, 105। ये 570 और 95 आपस में कर सकते हैं क्या, 95 कितने के पहाड़े में आता है, 19 है ना, 19 पंचे और 19 दिया 57। ये 5 एकम 5 और 6 बार में ये कट जाएगा। इन दोनों का गुणा करने पर कितना आया है, 6 पंचे 30, फिर 3, 6 एकम 6। और बाकी आप लोग वैसे क्रय मूल्य करके आप लोग बनाते जाएंगे तो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, विक्रय मूल्य गुना सौ प्लस माइनस सेकेंड वाला परसेंट और 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट, पहला परसेंट। बाकी वो विधि से ध्यान, विधि इसलिए आप लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप लोगों को अगर फुट वाला मिल गया तो इसके बाद ये रखें, इसके बाद ये मान रखें, तो ध्यान रखना। अभी टेस्ट में वही सब प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। तो इसके 2 प्रश्न हो गए। अब अगला देखते हैं, नया प्रश्न। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीद कर 11 रुपए में 10 पुस्तकें बेच देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गुजरे होंगे ऐसे प्रश्नों से। लॉजिक क्या है, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिए। एक दुकानदार 10 रुपए लेकर गया है ना, समझिए इसको, देखिए सब, देखिए इधर कितने रुपए लेकर गए हैं, 10 रुपए। और उन्होंने 10 रुपए लेकर जब वहां जाता है तो वो क्या लेता है, 11 पुस्तक लेके आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो बेचता है तो एक पुस्तक को कितना लगाता है, 11 रुपए में 10 पुस्तक बेच देता है। पहला लॉजिक ये लगाइए कि 10 रुपए में वो 11 पुस्तक खरीदा है, अब बेचा कितना है, 11 पुस्तक, एक पुस्तक बचा लिया वो। जब वो बचाया है तो निश्चित रूप से उसको लाभ तो हुआ होगा, है ना। पहले बात तो ऑप्शन में, ऐसे प्रश्नों के ऑप्शन में अगर नहीं बना पा रहे हैं ना, तो 2% लाभ वाले होते हैं, 2 हानि वाले होते हैं, है ना। क्योंकि लाभ या हानि कुछ भी बोला जाता है तो यहाँ लाभ तो होगा उसको, एक पुस्तक बचा लिया। तो बचा कैसे है कि उन्होंने सभी पुस्तकों में रेट बढ़ा दिया, जितने में खरीदा था उससे कुछ न कुछ रेट बढ़ा दिया है, ठीक। तो कितना प्रतिशत उसको लाभ या हानि हुआ होगा,
ये आपको पता करना है, रुपए में निकालें या फिर परसेंट में निकालें, आपको निकालना प्रतिशत है। एक ही नियम समझते हैं, इसके 3-4 तरीके से बनता है। पहला बनाने का प्रयास करिए, तो अब लॉजिक लगाइए आप अपने से। एक पुस्तक का वो बचत कर रहा है, नो, क्योंकि उन्होंने 11 पुस्तक के लिए 10 रुपए दिया है, एक पुस्तक 1 रुपए में नहीं आता है। चलिए बना के देखिए। ट्रिक भी है, तरीके भी हैं। आ गया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं? फोटो खींच लीजिए। आ गया ना? फोटो खींचिए होना से है। 2 दिन में हिंदी मीडियम में आ गए। चलिए बनाइए भाई, कुछ कुछ लॉजिक लगाइए, मैं समय दे रहा हूँ। तो एक एक बताना है, एक बताता हूँ तो आप लोग अपने लॉजिक नहीं लगा के कैसे बना है उसको देख के उतार लेते हो, बस डेटा रख के। हाँ हाँ, वो बेच बेच देता है, हाँ। तो लाभ तो होगा ही ना, बचा रहा है मतलब। उसका वो जो 10 पुस्तकें बेच देता है, क्या मतलब उसका वैल्यू है कि वो 10 पुस्तकों को बेचने के लिए 11 रुपया के भाव से बेचता है, ये है बात। बचा रहा है वाली बात नहीं है, वो उतने भाव से बेच रहा है। चलिए 2-3 तरीके हैं। एलसीएम विधि, हमारे यहाँ पे 2 चीज दी गई है, 10 रुपए में 11 पुस्तक और 11 रुपए में 10 पुस्तक। पहला तरीका है किस विधि से? एलसीएम विधि से। पहला काम क्या करना है, चारों का एलसीएम, 10 11 11 10। कितना होगा एलसीएम? दोनों तीनों तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, कितना होगा? 11 दहम 110। ठीक है। एलसीएम भी निकालने का तरीका क्या है, ये वाला। आप लोग 11 रखें, 10 रखें, 11 रखें, 10 रखें। पहले 10 से जाएगा, तो 10 से जाएगा तो बचा 11, ये कट गया, ये कट गया, 11 बचा। अब 11 से जाएगा तो ये कट गए, कुछ बचे। 11 दहम 110, चारों का एलसीएम है। ठीक है। अब प्रश्न कहता है कि अगर हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालें, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो 110 का क्रय मूल्य, 110 का क्रय मूल्य निकलने का मतलब क्या है? 10 रुपए में 11 पुस्तक, 10 रुपए में 11 पुस्तक बराबर 110। 10 रुपए में 11 पुस्तक मतलब 110। इसको मिटा देता हूँ, कितना हो जाएगा ये? यहां से देखिए, क्रय मतलब खरीदा कितने में है उसका वैल्यू निकलना। 110 रुपया पूरा डिजिट है, उस डिजिट में 10 रुपए में 11 पुस्तक, ये कितना आएगा? 11 दहम 110, 10 दहम 100 रुपए। तो देखिए वो खरीदने के लिए कितना रुपए लगाया है? 100 रुपए लगाया है वो
11 पुस्तकों खरीदने के लिए। ये वैल्यू समझ में आ रही है क्या? ठीक है। ये कैसे हुआ है? चारों का एलसीएम निकालने पर एक कॉमन संख्या निकल गई है, 110 पूरा डिजिट है। इस 110 रुपए के 10 में 11 बेचा है तो कितना रुपए वो अपना पैसा खपत किया होगा? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी 3 विधि से बताऊंगा ना, जो विधि आपके लिए सही है। मुझे विधि बताना जरूरी है। एलसीएम निकलने के बाद खरीदा कितने में है, इसके वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए 10 में 11 है और बेचा 11 में 10 है, तो बेचना मतलब क्या होगा? विक्रय। तो 110 का टोटल अंक का विक्रय हो जाएगा 11/10 का, ऐसा 11 में 10। ये हो गया, एक शून्य यहां से कर गए, शून्य यहां से क्या, 11 11 121। तो वो 100 रुपए में खरीदा था और कितने में बेच दिया? 121। तो लाभ कितना हुआ है? 21। क्योंकि 100 रुपया आधार था, ये जो आएगा वही उसका लाभ का प्रतिशत होगा, सीधा इसमें आंसर आता है। इसका लाभ का क्या हो गया? प्रतिशत हो गया 21%। एक एक नियम वाले में बड़ा लंबा बनता है, इस कारण से मैं इसी आपको मेथड को बता रहा हूँ। ट्रिक इसका ये होता है, ट्रिक वाले में और छोटा करना पड़ जाएगा। 2-3 प्रश्न बनाओगे तो ये विधि समझ में आ जाएगी। पहले क्रय करना है, फिर उसके बाद विक्रय करना है। 110 110 दोनों में रहेगा एलसीएम। बदलना क्या है? प्रश्न को देखना है। हमेशा पैसा जो होगा वो नीचे रहेगा, है ना, और जो सामान जो होगा वो ऊपर होगा। 10 पैसा ऊपर ना, 10 में 11, 11 में 10, जो डिफरेंस आया है 110 का, 110 से आधार हो गया हमारे एलसीएम है, तो उसी आधार को लेकर के हम प्रश्न में वापस गए। प्रश्न में वापस गए हैं मतलब अगर हम लोग उसको 10 रुपए में 11 पुस्तकें बेचते हैं तो उसका हिस्सा निकलेगा इतने में वो खरीदा गया है, बेचते हो तो सॉरी खरीदा गया है। और 11 में 10 करते हैं उसी वैल्यू पर, तो 121 रुपए का उसका क्या होता है? बेचने का दर। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये यहाँ पर आप लोगों को 110 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप इसके साथ कैलकुलेट कर सको। केवल क्रय मूल्य निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये रिपीट हो गया है। असल में वो 110 110 लिखना ही नहीं है, वो हम लोग अभी समझ रहे हैं, इस कारण से इसको लिख रहे हैं। ठीक है। और विक्रय में क्रय घटाते हैं तो हमेशा लाभ होता है। दोनों का अंतर कितना आया है? 21 आया है। दूसरा ये ट्रिक है, आपको कितने डिजिट दिया गया है? 4 डिजिट दिया गया है, 10 11 10 11, जिसको हमने लाइन टू लाइन लिख दिया है। इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 संख्याएं हैं, बीच में क्या है? 11 11, और साइड साइड में क्या है? 10 10। ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है? जो मध्य है, मध्य का गुना, 2 डिजिट मध्य के गुना माइनस किनारों का गुना। बटे किनारों का गुना, गुणित 100। ये ट्रिक है जो आप लोगों को आसान बना देता है प्रश्नों को। आपको समझना नहीं है, है ना, जोर नहीं देना, नहीं आ रहा है समझ में, आप तो ये याद रखिए मध्य का गुना मतलब बीच में क्या है? 11 गुना 11, ये हो गया। किनारे में क्या है? दोनों किनारे में 10 है, तो 10 गुना 10 बटे फिर किनारे में है 10 गुना 10, तो 121 हो गया माइनस 100 हो गया बटे 100 गुना 100। इससे कितना? 121 में 100 माइनस करेंगे
21 और ये दोनों आपस में कट गए, ये उत्तर आ जाएगा ऐसे। हमेशा ये एग्जाम हॉल में ये याद रखेंगे, बीच वाले को पहले रखते हैं, फिर किनारे गुना 100। तीसरा विधि ये हो जाएगा, ये थक गए। एक एक नियम वाला है, एक एक करके जो होता है प्रश्न के हिसाब से इसको मिटाना पड़ जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन में उसमें मेथड के साथ बनाते हैं। क्वेश्चन एक आध और लिखो। एक फल विक्रेता ₹5 में 6 की दर से फल खरीद कर ₹3 में 4 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो तरीका क्या है, ये 5 है, 6 है, 3 है और 4 है। लिख लिए लाइन टू लाइन। अभी हमने देखा मध्य का गुणा माइनस किनारे का गुणा बटे किनारे का गुणा गुना 100। मध्य का गुणा हो गया 6 या 18 और ये हो गया 5 चौक 20 बटे 20 गुना 100 माइनस 2 यहां से कर देते हैं 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा -2 गुना 5, 5 दूनी 10। ऋणात्मक है इसलिए 10% हानि, प्लस में रहता तो 10% लाभ। चलिए इसको देखते हैं, मैं तीसरा विधि बता रहा हूं। एक है गुना में लिखा था ना, तब तो 100 कटा ऊपर है ना, लिखा गया था ना। ये वाला देखिए जो कॉन्सेप्चुअल है, लंबा बनता है, वो बता रहा था उसका। एक फल का दुकानदार है, दुकानदार वाला है क्या है, ₹5 में 6 की दर से फल खरीदता है। तो पहला बात यह है 6 फल का क्रय मूल्य कितना है, ₹5।
ठीक है, 6 फल का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो एक फल का क्रय मूल्य कितना होगा? हाँ, तो एक फल का क्रय मूल्य 5/6 हो जाएगा, यही होगा। फिर दूसरी बात क्या कहता है? 4 फल का, 4 फल का कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए। तो एक फल का विक्रय मूल्य 3/4 रुपए। कौन आ रहा है? अब क्या होगा? अगर हम लोग इनको आधार मान के करते हैं कि 6 फल का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना हो जाएगा? अगर हम लोग 4 फल को बेचते हैं तो 3 रुपया मिलता है, एक फल को बेचे तो 3/4 रुपया मिलता है। तो अगर आपको 6 फल बेचना हो तो कितना रुपया होगा? 3/4 × 6 करके देखिए। अब उससे क्या होगा? उसका प्रॉफिट निकलेगा। 6 फल को हम लोगों को, 6 फल हम लोग खरीदे थे, 6 का 6 बेचना है अब, है ना? तो 6 फलों का विक्रय मूल्य 3/4 × 6, यही होगा। ये कट गया 2 बार में, ये हो गया 3 बार में। 3×3 = 9, 9/2, 4.5। अगर हम लोग 6 फल को बेचते हैं तो 4.5 रुपए का क्या होता है? लाभ होगा कि हानि होगा? हाँ, हमको 5 रुपए में हम लोग खरीदे थे, 4.5 रुपए मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में क्या? ऐसा प्रश्न ये है मूल विधि, ठीक है। और जो एलसीएम विधि भी तरीका है, ट्रिक है, और ये महा ट्रिक है। तो आपको इसमें जाना है, ये कॉन्सेप्चुअल है। 6 फल को हम लोग खरीदे तो 5 रुपए लगा, लेकिन 6 फल को बेचे तो 4.5 रुपया मिला है। ओके, निकला कैसे है? एक एक करके निकल लगे हैं। अगर आप क्या करें, यही देख के बताइए, लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हुआ। तो हानि बराबर कितना हो गया? 5 - 4.4 बराबर 0.5, 50 पैसे का। 50% का लॉस हुआ, 50 पैसे का लॉस हुआ। आपको निकालना है हानि परसेंट। हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि हो गया 0.50, क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए गुना 100। 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। 20 को आधा से गुना करोगे तो 10 रुपया निकलेगा, 10% निकलेगा। 10% की हानि, 10% की हानि इसमें भी आई है। ये आप लोगों के लिए लंबा हो सकता है, इस कारण से मैं इसको नहीं बता रहा था। ये आप लोगों के लिए और ज्यादा आसान है, एक एक नियम का प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है। 6 फल का क्रय मूल्य 5 रुपए, एक फल का निकाल लेंगे। अब एक एक नियम से क्वेश्चन बनाएंगे क्या? और ये वाले मेथड से बनाएंगे, ये आपके लिए सबसे आसान हो सकता है, ध्यान देंगे तो, ठीक है।
लिखे पहले इसको। तीन चीजें करनी है। क्रय मूल्य का वैल्यू तय करना है। छह फल का 5 रुपए, तो 6 फल का 5 रुपए, तो एक फल का कितना होगा, तो बटे में आ जाएगा। अब बेचा है तो 4 फल को 3 रुपए के हिसाब से बेचा है, 4 फल को 3 रुपए के हिसाब से विक्रय मूल्य। तो एक फल को बेचने के लिए उसको 3/4 हिस्सा लगेगा, ये और ये बटे में लिखना है। वैसे ही अगर इस 6 फल को मैं खरीदा हूं, उसको मैं बेचता, तो इस वैल्यू के हिसाब से मुझे तो लॉस हो गया, है ना। ये जो 4.5, ये 4.5 रुपया आया है, मैंने 5 रुपए में खरीदा था 6 फल और 4.5 रुपए में बेचा है जो 6 फल को, तो घाटा कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 50 पैसे का। ये 50 पैसे रुपए में है, तो उसको हम लोगों को परसेंट में निकालना होगा, तो हानि का परसेंट का सूत्र लगाया गया है। ठीक है, तो 10-11 वाले को भी वैसे ही आप लोग बना के देखेंगे। इसी में एक प्रश्न केवल इसी विधि से बनाएंगे जो अभी एक एक नियम वाला था। एक लड़का 16 रुपए में 12, एक लड़का 16 रुपए में 12 केले खरीद कर 20 रुपए में 22 केले बेच देता है। लाभ या हानि का प्रतिशत। और प्रतिशत में भी एक शब्द क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, लगभग। तो देखिए, कोशिश करेंगे जो भी आएगा, या क्वेश्चन एक आध मिस्टेक होगा तभी, क्वेश्चन में तो गोला लगाया हूं। आ रहा है, आ गया परसेंट। देखिए, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, कभी भी लाइट ऑफ हो सकती है। आ रहा है क्या पॉइंट? मौसम बहुत ज्यादा खराब है अभी, है ना। छाता लेके आए हो क्या आप? बारिश हो रही है शायद। कितना है जल्दी बताइए, बोलते जाइए भाई। यहां से शुरू करते हैं क्रय मूल्य से। केले का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 16 रुपए।
तो एक केले का क्रय मूल्य 16/12, ये कट जाएगा क्या? ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 चंग 16, ये 4/3 है। अब हम आते हैं विक्रय में। विक्रय कहता है कि 22 केले का विक्रय मूल्य कितना है? कहाँ है रुपए? 20 रुपए। तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20/22, 10/11, ये कटेगा 10/11। तो अगर हम लोग 12 केले का क्रय मूल्य निकालें तो 12 केले का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा 10/11 गुना 12। ठीक है, ये आपस में नहीं कटेगा तो कुछ तो आएगा पॉइंट में, दशमलव में। अब हमको तुलना करना है कि 16 रुपए से कम है कि ज्यादा है ना? तब तो हम लोग लाभ या हानि पता चलेगा। ये हो गया 12 दहम 120/11, कितना आएगा? 11 के पहाड़ा में 120 आता है क्या है? 11 बार में है ना, तो 11 बार में आ रहा है, 11 11 में 121 और बचेगा कुछ कुछ, बचेगा कितना? बचेगा 8 बचेगा, 11 7 77 लगभग। ये प्रश्न को ही समझना है ना। देखिए 12 केले को हम लोग अगर बेचते हैं तो हम लोगों को 16 रुपया लगता है, खरीदते हैं तो, सॉरी क्रय मतलब खरीदते हैं तो 16 रुपया लगता है। अगर उसको हम लोग 12 केले को बेचें, 22 को ना करके 12 ही बेचना है, तो हमको कितना रुपया लगता है? 11.7। ठीक है, तो लगभग क्या हो रहा है? हमको हानि हो रहा है। तो हानि का क्या होगा तरीका? हानि बराबर 16 माइनस 11.7, कितना रुपया आएगा? कुछ नहीं, 4.33, 3 4, 4.4% मान लेते हैं, 12 मान करके। ये अनुमानित है तो प्रश्न लगभग में है तो इसको 12 मान लो, या फिर इसको भी 12 मान लो। तो 4%, 4 रुपए, परसेंट क्यों, 4 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि का प्रतिशत इसी को आधार मान के रखें तो नहीं आ रहा है समझ में? अब आंसर आया ना आप लोगों का? या वो ट्रिक से बनाओगे तो लगभग आता है कि नहीं, देख लीजिए क्रॉस चेक करके, लगभग उसमें आएगा कि नहीं। हानि बराबर, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय गुना 100। हानि है 4 लगभग में और क्रय है 16 गुना 100, तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 25 चौक 100। ऐसे आसपास आया है क्या? आपका कितना आया है? अगर आप लोग ऐसा करें 12 गुणित 22 माइनस 16 गुणित कितना है? 12 गुणित 20 है क्या? 12 गुणित 20 और 16 गुणित 22 बटे 16 गुणित 22 गुना 100, इसको करके देख लीजिए। अब आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर है। ये विधि से आपको बनेगा तो 2 ही मेथड मिल सकता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु के
लाइट बंद होते तक विक्रय मूल्य के बराबर है, थोड़ा देर बाद 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। अभी जो वही मंडी इंस्पेक्टर वाला जो था, ये प्रश्न आया हुआ है सेम, है ना, तो कहीं तो जा नहीं सकते हो, है ना। अभी कहाँ जाएंगे, तो बैठिए बनाइए, 8:30 बजे बारिश खत्म होगी। प्रश्न कहता है हमने कोई वस्तु खरीदी है, क्रय किया है, 26 सामान खरीदा, उसका जो रेट है, ठीक है, आप दुकान गए हो और पेन खरीदे हो, कितना पेन खरीदे हो, 26 पेन क्रय किए हो। मान लेते हैं इसको कितने रुपए में खरीदे हो, 26 पेन को 26 रुपए में ना लिख करके मैं लिख देता हूं 260 रुपए में खरीदे हो, ठीक है। तो 26 वस्तु का जो खरीदी रेट है, आपने 25 पेन बेचा, कितने रुपए में, 260 रुपए में। प्रश्न ये है, ये भी लिखेंगे, 26 वस्तु का जो क्रय मूल्य है पैसा, वो पैसा बराबर कितना है, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के। इसमें फिर क्या फायदा हो रहा है, एक पेन आप बचा रहे हो, उसमें अलग कॉन्सेप्ट था ना, वो थोड़ा सा अलग का था। इसमें आप लोगों को रेट सेम है, इस कारण से एक पेन बचा ले रहे हो, अर्थात कितने रुपए बचा रहे हो आप, 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए बचा रहे हो। तो जितना रुपए बचा रहे हो, वो कितना परसेंट लाभ आप पा रहे हो, सीधी बात। तो आप यहां पर कुछ भी आंकड़े रख दीजिए, आपका उत्तर आएगा ही, ठीक। समझ रहे हैं प्रश्न को, कितना परसेंट फायदा होगा बताइए, बस 4% लाएंगे कैसे हैं, 100 में रख के, 100 तो आधार है ना, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो 26 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय के मूल्य के बराबर है। तो इसका तरीका है, जो क्रय मूल्य रहता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य गुना 100। क्रय मूल्य है, क्योंकि पैसा दिया नहीं है तो हमारे लिए काल्पनिक ही है ना, जो भी पैसा दिया रहेगा। क्रय मूल्य कितना है, 26, विक्रय मूल्य कितना है, 25 बटे 25, ये हो जाएगा 1/25 गुना 100, तो 25 चौक 100। प्लस में आया है मतलब क्या होगा, 4% लाभ। हो सकता है इधर का राशि ज्यादा रहता और इधर कम रहता, ये क्लियर है ना। यहीं से हमको एक पेन के लिए कितना रुपया मिला है, 260 रुपया, कितना रुपया, 10 रुपया मिला है ना, 10 रुपये का फायदा हो रहा था रुपए में, परसेंटेज में 4%। बंद होने ही वाला है। ये ध्यान रखेंगे, जो लाइन टू लाइन लिखना रहता है, 26 माइनस 25 बटे 25, पहले क्रय रहेगा, फिर विक्रय रहेगा, फिर हमेशा विक्रय नीचे रहेगा। प्रश्न लिख लेंगे, यदि 36 पुस्तकों का यदि
36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय के बराबर है। तो लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया। आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। प्लस में आए हैं तो 20% लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 36 माइनस 30 बटे 30, ये हो गया 6 बटे 30, कट जाएगा 5 बार में, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% लाभ। ये भी एक ही नियम से बनता है। अगर 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 के बराबर हो तो एक का एक ऐसे, ये आपके लिए सबसे आसान है, सरल है। हो गया। तो 40 किलोमीटर सा कैसे करी जाए, पर है रेनकोट। हाँ, यही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आपके लिए सबसे मस्त लॉजिकल प्रश्न है। क्वेश्चन लिखें। एक व्यक्ति दो घड़ी 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% प्रॉफिट पर तथा एक को 18% प्रॉफिट पर बेच देता है। उसे कुल 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। तो घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आया प्रश्न समझ में? 1500 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर तथा एक को 18% लाभ पर बेचा है। हाँ, प्रश्न को अब मैं बता रहा हूँ व्यवहारिक तरीके से, ठीक है, समझना है इसको। आप फिर क्या हो, दुकानदार नहीं हो इस समय, आप क्या हो, दुकान गए, आपने देखा, आप घड़ी लेने गए थे, एक घड़ी लेने गए थे, लेकिन आपको कितना घड़ी पसंद आ गया, दो घड़ी। एक का रेट कम है, एक का रेट ज्यादा हो सकता है, या दोनों सेम रेट के भी हो सकते हैं, या कम ज्यादा के हो भी सकते हैं। दो घड़ी आप उठा के ले आए हो, है ना, और बिल कितना पटा है दो घड़ी का,
1500 रुपये पटा दिए। उसके बाद दोनों घड़ी पसंद नहीं आया, दुकानदार के पास गए वापस करने, दुकानदार वापस नहीं लिया। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि घड़ी ले लो, दो लोगों को बेचा आपने, एक्स और वाई दोनों को बेच दिया। एक को बेचा, पहले घड़ी को बेचा तो आपको कितना फायदा हुआ, जितने में लिए थे उससे 18% ज्यादा फायदा हुआ। दूसरे में थोड़ा सा, पहले में 12% और दूसरे में 18%, दोनों में अलग अलग फायदे हुए हैं, है ना। रेट कितना है नहीं पता भी ना, लेकिन फायदा तो हो गया है। प्रश्न यहीं से पता चला कि हमको फाइनली 1500 रुपये में 15% का फायदा हो गया है। ठीक है, 1500 रुपये में 15% का फायदा हुआ दोनों मिलाकर के। तो बताना है कि तो घड़ी कितने में खरीदा था, पहला घड़ी कितने में खरीदा था, दूसरा घड़ी कितने में खरीदा था, दोनों का योग कितना है, और 1500 रुपये का है घड़ी दोनों मिलाकर के। आप लोगों ने मिश्रण वाले प्रश्न पढ़े थे, जिसमें परसेंट रख के इधर उधर का मिश्रण मिला दिया जाता था। 12% पानी 18% दूध, दोनों को मिलाओगे तो मिश्रण 15% हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आपको वही करना है। मान लेते हैं इसको बनाने के लिए, एक हो गया 18% का लाभ, 18 नहीं, पहले में कितना है 12%, 12% का लाभ, दूसरे में 18%, दोनों को मिक्स करेंगे तो हम लोगों को कुल मिलाकर के 15% का लाभ हुआ, है ना। अब आप लोगों को पता है कि इसमें और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, माइनस, है ना। 15 में 13 कम करेंगे तो 3, और 18 में 3। ये हो गया एक